हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था ना, तो चलो उसी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए न्यूमेरिकल क्या था, 2n2O5 gives 2n2O4 प्लस O2। ओके, यहां पर हमें किया था हमें गिवन था रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन थी हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 गिवन थी, कितनी थी 0.5 मोलर पर सेकेंड, और हमें कैलकुलेट करना था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ओके, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा, कभी भी केमिकल काइनेटिक्स में कभी आपके पास अगर न्यूमेरिकल आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबकी क्या करो, आप रेट लिखो। इन सबकी टर्म्स, इस पूरी रिएक्शन की आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। N2O5 के टर्म में भी लिखो, N2O4 के टर्म में भी लिखो और O2 के टर्म में भी लिखो। कैसे लिखेंगे रेट? देखो N2O5 के अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, यहां पर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ N2O5, तो कैसे लिखोगे? माइनस डी ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई dt। अब हमने सीखा था कि जब यहां पर रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट होती है तो हमें क्या करना है, हमें स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है, मतलब कि यहां पर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इस पूरी रिएक्शन की N2O5 रिएक्टेंट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? माइनस डी ऑफ N2O5 अपॉन dt डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं N2O4 के टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगी, देखो अब N2O4 क्या है? प्रोडक्ट है, तो इसकी रेट किस में लिखोगे? प्लस में लिखोगे, प्लस डी ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाई dt इंटू 1/2। अगर मैं ऑक्सीजन की टर्म में लिखूं तो डी ऑफ O2 डिवाइडेड बाई dt। हमने सीखा था इस पूरी रिएक्शन की रेट, चाहे आप N2O5 की टर्म में लिखो, चाहे N2O4 की टर्म में लिखो, चाहे O2 की टर्म में लिखो, वो हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। एक रिएक्शन की रेट चाहे रिएक्टेंट की टर्म्स लिखो चाहे प्रोडक्ट की टर्म्स लिखो, रेट हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करनी है। पहली बात तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा? अगर ऑक्सीजन की रेट ऑफ अपीयरेंस आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यही होगा O2 की क्या होगी? ये होगी O2 की अपीयरेंस की रेट। तो ये देखो, अपीयरेंस की रेट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम है, मतलब कि इसकी वैल्यू भी कितनी है? 0.5 मोलर पर सेकेंड है। अब ये पूरी टर्म इसके इक्वल है, तो मैं यहां लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dt। ये तो क्या हुई? ये तो हुई रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करनी है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। N2O5 की अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चाहिए तो N2O5 की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगी? माइनस डी ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई dt। ये होती है ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो बताओ यहां से कैलकुलेट कैसे करें? 2 को क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 0.5। इट मींस ये आंसर हो जाएगा 1 इंटू मोलर पर सेकेंड। तो हियर इज योर आंसर। तो इस तरह से क्या करोगे? इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर आपकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 की जो डिसअपीयरेंस की जो रेट है वो कितनी होगी? 1 मोलर पर सेकेंड होगी। अच्छा, मोलर को आप क्या लिख सकते हो? ऑब्वियसली बात है, मोलरिटी है तो इसको आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो मतलब कि इसका आंसर हो सकता है 1 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है। चलो, आई होप ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया होगा। आगे मूव करते हैं बेटा, और देखो एक और न्यूमेरिकल सिखाता हूं मैं आपको। इसी रेट ऑफ रिएक्शन जो हम कैलकुलेट सीख रहे थे, डिफरेंशियल रेट लॉ जो हम सीख रहे थे, उसी के ऊपर एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम। और देखो न्यूमेरिकल ध्यान से, देखो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है बेटा। आपके पास एक रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गिव्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, आपके पास ये रिएक्शन है।
यहां पर आपको एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है, ग्राफ गिवन आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। चलो टाइम गिवन आपको सेकंड में, ग्राफ का देखो, ग्राफ को इस तरह से दिखता है, ग्राफ है इस तरह से, ठीक है, ये रहा ग्राफ। ग्राफ पे आपको कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे कि आपको गिवन है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड जब टाइम था तब कंसंट्रेशन थी कुछ 0.6, फिर आपके पास 10 सेकेंड पे कंसंट्रेशन है 0.4, और फिर आपके पास 15 सेकेंड और जहां पर कंसंट्रेशन है 0.2, ठीक है। और हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 5 to 15 सेकेंड, ठीक है। तो क्या है न्यूमेरिकल आपका, आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, उसके लिए ग्राफ गिवन है, ग्राफ में कुछ डाटा गिवन है, और हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है बिटवीन 5 to 15 सेकेंड। तो आपको काम है, आपका काम है कि वीडियो आप पॉज करो और इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं, पहली बात, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ है बेटा रिएक्टेंट का। किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का। मुझे कैसे पता चला कि ग्राफ रिएक्टेंट का है, तो देखो यहां पर स्लोप देखो, स्लोप क्या हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है ना, मतलब कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन में हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है टाइम के साथ साथ, तो इसलिए ग्राफ किसका हो गया, रिएक्टेंट का हो गया। मतलब यहां पर जो भी हमें वैल्यू गिवन है, ये सारी वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, हमें रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में गिवन है। सेकेंड चीज, यहां पर हमें टाइम दिया है 5 to 50 सेकेंड, मतलब कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बीच में हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। मतलब कि यहां पर बात किसकी कर रहा है, ये एवरेज रेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एवरेज रेट की। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस डी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dt। क्लियर है। अच्छा चलो वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो माइनस क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कितना गिवन है, 5 सेकंड टू 15 सेकंड, मतलब कि 5 से लेकर 15 सेकंड के बीच में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। तो बताओ 1/2 रहने दो, टाइम चेंज कितना है 15 सेकंड टू 5 सेकंड, मतलब कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 15 माइनस 5। जब 15 सेकंड था तब कंसंट्रेशन कितनी थी, तो तब कंसंट्रेशन थी 0.2, कितनी थी 0.2, और जब 5 सेकंड थे तब कंसंट्रेशन कितनी थी 0.6, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 1/2, 0.2 में से 0.6 गया तो माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 10। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, आपके पास वैल्यू आएगी 0.02 मोलर पर सेकेंड। क्या आंसर आएगा बेटा आपके पास, 0.02 मोलर पर सेकेंड। तो देखो यहां पर दिख रहा ना क्या क्या हमने रेट ऑफ रिएक्शन चेक की इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्टिव टाइम और डिवाइड बाय देयर इट्स स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इंटरवल गिवन है 15 सेकंड टू 5 सेकंड, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। जब 15 सेकंड था तब कंसंट्रेशन थी 0.2, जब 5 सेकंड था तब कंसंट्रेशन थी 0.6। सॉल्व कैसे, वैल्यू कितनी आ गई 0.02 मोलर पर सेकेंड, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड, आप ये भी इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इज योर आंसर। आई होप ये न्यूमेरिकल भी अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आपको आज के बाद रेट ऑफ रिएक्शन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखो बेटा क्या होता है कभी कभी, जैसे कि हमारे पास अभी जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी गैस के टर्म में, ठीक है। तो अगर एक गैसियस रिएक्शन हमारे पास गिवन है, देखो मैं इसे रफ कर रहा हूं, देखो अगर हमारे पास कोई गैसियस रिएक्शन गिवन है तो एक गैसियस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो उसकी बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं
कोई गैस है, जैसे ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी प्रोडक्ट इन द गैस, ठीक है, गैस में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। अब यहां पर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्टिव टाइम। क्या लिखते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्टिव टाइम, ठीक है। अब ये जो कंसंट्रेशन है, एक गैस के लिए कंसंट्रेशन किसकी टर्म में मेजर करते हो? एक गैस के लिए कंसंट्रेशन किसकी टर्म में मेजर करते हो? ऑब्वियसली बात है, प्रेशर की टर्म में मेजर करते हो। तो यहां पर प्रेशर टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें। तो प्रेशर टर्म को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? तो देखो उसके लिए बेटा हमने इक्वेशन पढ़ी है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। भाई हमने पढ़ा है कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी लिख सकता हूं। अब बताओ एन अपॉन वी क्या होता है? ऑब्वियसली बात है मोल्स अपॉन सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मतलब कि क्या हो गई? ये तो मोलरिटी हो गई। मोलरिटी मतलब कि इस समय क्या बोल दूं, ये कंसंट्रेशन हो गई। तो P इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं बेटा? CRT। क्या लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू CRT। एन अपॉन वी को क्या लिख सकते हो आप? C लिख सकते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किससे बात कर रहा हूं बेटा मैं? अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बताओ कांस्टेंट अगर टेम्परेचर हो गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आर ऑलरेडी कांस्टेंट ही होता है, तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो गई। तो बताओ प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? किसके प्रोपोर्शनल हो गया? हाँ, किसके प्रोपोर्शनल हो गया? कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गया। तो जब हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी जब हम गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो आपका प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो जाता है, हो जाता है। तो यहां से बेटा हम लिख सकते हैं, यहां से एक नोट डाल सकते हो आप, फॉर अ गैसियस रिएक्शन rate of chemical reaction determine in terms of pressure as at constant temperature। मतलब कि जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो एक गैसियस रिएक्शन की रेट को उसकी प्रेशर की टर्म में हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं और मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं, आपको पूरा फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं कि जब गैसियस रिएक्शन होगी तब तो उस रेट को कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, मैं एक यहां पर रिएक्शन लिख लेता हूं। एक फिक्स रिएक्शन है जो हमारी हर बार हम लिखते हैं N1A गैस प्लस N2B गैस गिव्स N3C गैस प्लस N4D गैस। ओके, एक रिएक्शन लिख ली जहां पर N1A गैस प्लस N2B गैस कंबाइन होकर क्या बना रही है? N3C गैस प्लस N4D गैस बना रही है। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, बात सुनना वापिस, इस रिएक्शन के लिए मैं पहले क्या लिख रहा हूं बेटा? मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं। तो इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? अगर इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए लिखनी है तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा माइनस डी ऑफ ए अपॉन N1 इंटू डी टी, ये लिखूंगा। इस पूरी रिएक्शन की ए की टर्म्स में रेट क्या हो जाएगी? माइनस डी ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटू 1 अपॉन N1। अगर मैं बी की टर्म में लिखूं तो माइनस डी ऑफ बी अपॉन N2 इंटू डी टी। अगर मैं सी की टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगी? डी ऑफ सी अपॉन N3 इंटू डी टी। ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट है तो यहां पर माइनस साइन नहीं आएगा। अगर मैं डी की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? डी ऑफ डी अपॉन N4 इंटू डी टी। और ये चारों क्या होगी? एक दूसरे के इक्वल होगी, ये भी हमने पढ़ा है। एक गिवन केमिकल रिएक्शन की रेट चाहे आप ए की टर्म में लिखो, चाहे बी की टर्म में लिखो, चाहे सी की टर्म में लिखो, चाहे डी की टर्म में लिखो, वो हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। अच्छा, अब ये तो लिख लिया। अब अगर मैं ये बात करूं कि देखो गैसियस रिएक्शन है, प्रेशर टर्म को इंट्रोड्यूस करना है, तो प्रेशर को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? ये जो टर्म है ना, ये कौन सी टर्म है? ये कंसंट्रेशन टर्म है अभी,
ये क्या है, एक ही कंसंट्रेशन टर्म है हमें, लेकिन गैस है तो इसके लिए हमें प्रेशर टर्म को इंट्रोड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे प्रेशर टर्म को इंट्रोड्यूस, तो फ्रॉम PV इज इक्वल टू NRT, या फिर फ्रॉम P इज इक्वल टू CRT लिख दो डायरेक्ट, हमने पढ़ा अभी फ्रॉम P इज इक्वल टू CRT। अगर मैं इस फर्स्ट ए के लिए बात कर रहा हूं, किसके लिए बात कर रहा हूं, ए रिएक्टेंट के लिए बात कर रहा हूं। ए रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी, CA इंटू RT, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। देखना ध्यान से, ओवरऑल इक्वेशन क्या थी, P इज इक्वल टू CRT। अगर सिर्फ ए के लिए बात करूं तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सी, ए की कंसंट्रेशन मतलब कि सी लिखूंगा इंटू RT, तो सेम चल रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन ए का ले रहे हैं तो प्रेशर किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन में लिख सकता हूं कि PA इज इक्वल टू CA इंटू RT। फिर क्या लिख सकता हूं मैं, अगर बी के लिए लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, PB इज इक्वल टू CB इंटू RT लिख सकता हूं। अगर मैं ये चीज सी के लिए लिखना चाहता हूं PC इज इक्वल टू CC इंटू RT लिख सकता हूं। अगर यही चीज हम डी के लिए लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, PD इज इक्वल टू CD इंटू RT लिख सकता हूं। सही, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो, अब यहां से बात करते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन थी ना, ये एक ही कंसंट्रेशन है, मतलब कि ओवरऑल इसको मैं बताऊं तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, CA लिख सकता हूं, CA। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, CB। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, CC। और इसको क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ डी, CD लिख सकते हैं। अच्छा यहां से CA की वैल्यू निकालो, तो देखो CA की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से हो जाएगी PA अपॉन RT, क्या हो जाएगी, PA अपॉन RT। यहां से CB की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी, PB अपॉन RT। यहां से CC की वैल्यू निकालो, कंसंट्रेशन ऑफ C की, क्या हो जाएगी, PC अपॉन RT। यहां से CD की वैल्यू निकालो, कंसंट्रेशन ऑफ D, क्या हो जाएगी, प्रेशर ऑफ D अपॉन RT लिख सकता हूं। देखो क्या किया हमने, यहां पर जो A B और C था वो क्या थे, कंसंट्रेशन ऑफ A थी, मतलब वो C हो गया, कंसंट्रेशन B तो C भी हो गया, कंसंट्रेशन C तो CC लिख दिया, कंसंट्रेशन D मतलब कि CD लिख दिया। ठीक है, यहां से हमने CA CB CC और CD की वैल्यू निकाली। अब इन चारों वैल्यू को उठा के क्या करो, यहां पर इस इक्वेशन में पुट करो। तो करो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे नाम, तो यहां से वैल्यू लेनी है और यहां पर पुट करनी है। पुट करें तो देखो, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, ध्यान से समझना, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं आप इस ROR। अब रेट ऑफ रिएक्शन का नया फॉर्म हो जाएगा, देखो माइनस D ऑफ N1 इंटू dt। बताओ यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ A, तो CA की जगह आप क्या आ जाएगा, PA अपॉन RT आ जाएगा, ऑब्वियसली बात आ जाएगा, ये हो जाएगा PA अपॉन RT इक्वल टू, आगे की बात करते हैं। देखो आगे क्या हो जाएगा, माइनस C अपॉन N2 इंटू dt, सॉरी, क्या हो जाएगा, CB की वैल्यू उठाओ, क्या है, PB अपॉन RT। ठीक है, इक्वल आगे की बात करता हूं। देखो इसके लिए यहां आ जाएगा प्लस D ऑफ अपॉन N3 इंटू dt। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा PC अपॉन RT इक्वल, आगे की बात करते हैं, प्लस D ऑफ N4 इंटू dt। ठीक है, तो देखो अब यहां पर वैल्यू क्या लिख दोगे आप, CD की जगह क्या लिखोगे, PD अपॉन RT। सिंपल है, लिख सकते हैं हम ये चीज। ठीक है, क्या क्या, बस यहां पर जो CA CB CC और CD की वैल्यू थी यहां से उठाई और यहां पर पुट कर दी। अब इस इक्वेशन समझो, ये क्या है, ये PD है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज होना, ये है CD, सॉरी PD। अब देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर RT है, यहां पर भी अपन में RT है, यहां पर भी अपन में RT है और यहां पे भी अपन में क्या है, RT है। हम बात कर रहे थे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो ये सारा R भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर ऑलरेडी हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो ये सारा RT 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 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर कांस्टेंट बाहर आ गया तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस D ऑफ PA अपॉन N1 इंटू dt, और साथ में क्या निकल गया, RT बाहर आ गया ना, तो 1 अपॉन RT इधर आ जाएगा, 1 अपॉन RT, और माइनस साइन चल रहा है, हो जाएगा। RT यहां से बाहर आ गया, RT अपने लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, पहले नीचे वाला लिख लेते हैं। ठीक है, RT
इंटू और क्या क्या है N2 इंटू डी टी, और ऊपर क्या है डी ऑफ पी बी है, ठीक है ना, इस वन को हटा देते हैं, सही है। आगे की बात करता हूं, आगे क्या हो जाएगा डी ऑफ पी सी अपॉन आर टी इंटू एन थ्री इंटू डी टी। इस आर टी को थोड़ा अलग लिखते हैं अपन, वन अपॉन आर टी लिखते हैं, वन अपॉन आर टी लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी वन अपॉन आर टी लिखते हैं, सही है। चलो यहाँ पे भी वन अपॉन आर टी कर देते हैं। चलो आगे, आगे क्या हो जाएगा वन अपॉन आर टी डी ऑफ पी डी अपॉन एन फोर इंटू डी टी, लिख लिया। देखो क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट बात कर रहे थे तो आर भी कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो ये पूरा वन अपॉन आर टी क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, सब में से वन अपॉन आर टी बाहर आ गया तो लिख लिया। अब बताओ ये आर टी तो क्या हो जाएगा, ये आर टी क्या हो जाएगा, सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या, अब बचेगा आपके पास इक्वेशन बच गई नहीं, माइनस डी ऑफ पी ए अपॉन एन वन इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी ऑफ पी बी अपॉन एन टू इंटू डी टी इक्वल टू प्लस डी ऑफ पी सी अपॉन एन थ्री इंटू डी टी इक्वल टू प्लस डी ऑफ पी डी अपॉन एन फोर इंटू डी टी। तो ये जो नई इक्वेशन बनी ये क्या है आपका नया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर द गैसियस रिएक्शन। देखो इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2 और इंपोर्टेंट मार्क कर देने से, ये इंपोर्टेंट है, काम आएगी आपके न्यूमेरिकल में। न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन प्रेशर की टर्म्स में गिवन है तब हमें कैसे यहां पर इनको रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है, एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में। तो हमने क्या किया बेटा, हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि P इज इक्वल टू क्या होता है CRT होता है, इक्वेशन पढ़ ली थी हमने। फिर यहां से क्या किया, अगर कंसंट्रेशन ऑफ A की बात करते हो तो प्रेशर भी किसका हो गया, A का हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ B की बात करते हो प्रेशर भी किसका हो गया, B का। इस तरह से हमने सारी वैल्यू निकाल ली। फिर इन सारी वैल्यू को उठाया, यहां से क्या CA की निकाला, यहां से CB की वैल्यू निकाली, यहां से CC की वैल्यू, यहां से CD की वैल्यू। मतलब कि ये CA का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A, CB का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ B, CC का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ C, और CD का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ D। इन चारों वैल्यू को उठाई और यहां पर पुट किया। यहां पर जैसे इन वैल्यू को पुट किया, यहां पर क्या था, कंसंट्रेशन था, मतलब कि CA था, CA की वैल्यू पुट की तो क्या होगी PA अपॉन RT, CB की वैल्यू पुट की क्या थी PB अपॉन RT, CC की वैल्यू पुट की क्या थी PC अपॉन RT, और CD की वैल्यू पुट की क्या थी PD अपॉन RT। कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, मतलब कि यहां पर RT हर जगह क्या हो गया, 1 अपॉन RT क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो 1 अपॉन RT सब में से बाहर निकाल लिया, जैसे ही बाहर निकाला तो 1 अपॉन RT 1 अपॉन RT 1 अपॉन RT और 1 अपॉन RT चारों में से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो बचा उसे हमने लिख लिया, तो क्या बचा, माइनस डी ऑफ पी अपॉन एन1 इंटू डी टी माइनस डी ऑफ पी बी अपॉन एन2 इंटू डी टी प्लस डी ऑफ पी सी अपॉन एन3 इंटू डी टी और प्लस P ऑफ dt अपॉन N4 इंटू dt। तो ये जो नई इक्वेशन बनी है अब आपकी, ये जो न्यू इक्वेशन है ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ किसमें है, अब ये है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में, किसमें है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में। तो अब आपके पास कभी भी एक गैसियस रिएक्शन गिवन हो और उसका अगर प्रेशर अगर हमें गिवन है तो उस प्रेशर की टर्म में उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला रटना नहीं है, बस हमें समझ में आना चाहिए, हमें ये ध्यान है हमें, क्योंकि हमें PV इक्वल टू NRT आता है तो वहां से हम P इक्वल टू CRT बना सकते हैं। यहां से इन सब की वैल्यू बनाई, उसे यहां पर पुट किया और ये तैयार हो गई इक्वेशन। 2 सेकंड के अंदर भी ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन तैयार हो जाएगी आपके पास, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर इसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, उससे इस इक्वेशन को यूज करना सीखते हैं, ठीक है। और हम ये भी सीखेंगे उस न्यूमेरिकल में कि कैसे हम प्रेशर से, अगर हमारे पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है तो कैसे उससे हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे जगह दीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने। देखो बेटा एक और चीज, ये जो है इसकी यूनिट क्या होगी, जो हमने प्रेशर वाला टर्म लिखा है इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे हमने कंसंट्रेशन वाले की यूनिट तो क्या लिखी थी, इसकी यूनिट लिखते थे हम मोल पर लीटर पर सेकंड लिखते थे, लेकिन जब प्रेशर के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया हमने तो यूनिट क्या होगी। तो देखो बेटा प्रेशर की यूनिट तो क्या होती है, ATM होती है, और पर टाइम पे बात कर रहे हैं मतलब क्या होगी, ATM सेकेंड इनवर्स, ठीक है।
तो ये जो इक्वेशन है इसके लिए यूनिट क्या यूज करोगे, जब प्रेशर की आप बात करोगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम पर सेकेंड। ठीक है, तो चलो इसे रफ कर रहा हूं मैं और एक न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं आपको मैं इसके ऊपर। देखो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, देखो बेटा न्यूमेरिकल है, फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। ठीक है, एक रिएक्शन है एट 300 केल्विन पे, रिएक्शन कुछ इस तरह से है बेटा, 2NO प्लस हाफ O2 gives 2NO plus half O2 gives 1O2 रखते हैं, 2NO plus O2 gives 2NO2 गैस। ओके, 2NO2 गैस। फिर आगे बोला है द प्रेशर ऑफ NO गैस, the pressure of NO gas falls from 700 to 500 millimeter of Hg in 250 seconds। ओके, 250 सेकेंड में 700 to 500 मिलीमीटर Hg क्या हो गया, प्रेशर NO का फॉल्स हो गया, गिर गया। ठीक है, फिर आगे बोला है कैलकुलेट एवरेज रेट इन, एक तो कैलकुलेट करना हमें एटीएम पर सेकेंड के अंदर और एक कैलकुलेट करना है मोल पर लीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करोगे, पहले फर्स्ट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे देन सेकेंड वाला। बात करते हैं इस रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन की एवरेज रेट कैलकुलेट करनी है। अब देखो रिएक्शन में एवरेज रेट कैलकुलेट करनी है, हमें जो वैल्यू गिवन है किसकी गिवन है, सारी NO की गिवन है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की, इसका प्रेशर गिवन है और इसका टाइम गिवन है। तो चलो इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो आप, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या हो जाएगा, माइनस डी ऑफ P ऑफ NO प्रेशर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड अपॉन 2 इंटू dt। हो गया, चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हो गया, क्योंकि ये देखो ये सारा क्या गिवन है, यहाँ पर प्रेशर गिवन है, NO की गैस की बात कर रहा है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है, तो मतलब कि हम ये इक्वेशन यूज करेंगे जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ी। फिर इसके बाद देखो सॉल्व करो इसे, माइनस बताओ प्रेशर कितना गिरा है, प्रेशर गिरा है 700 टू 500 तक, मतलब कि फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन dt, फाइनल टाइम माइनस टोटल टाइम चेंज कितना है 250 सेकेंड, इनटू क्या है बेटा, इनटू 2 है। चलो इसे सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 500 माइनस 700, माइनस का 200, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 200 अपॉन ये कितना हो गया 500। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.4, कितना हो जाएगा 0.4, लेकिन क्या यूनिट क्या है, यूनिट देखो यूनिट किसमें गिवन थी, प्रेशर की यूनिट थी मिलीमीटर ऑफ Hg में गिवन थी प्रेशर की, तो प्रेशर की यूनिट तो आ गई मिलीमीटर ऑफ Hg, टाइम की यूनिट गिवन थी सेकंड, तो क्या आ गया सेकंड इनवर्स, तो आंसर क्या हो गया 0.4 मिलीमीटर ऑफ Hg इन सेकंड इनवर्स। लेकिन हमें जो पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि जो क्वेश्चन हमने बोला कि भाई उसने बोला कि एटीएम पर सेकंड में आप वैल्यू निकाल के दो,
लेकिन हमने तो किस में निकाला, मिलीमीटर ऑफ एच जी इंटू सेकेंड इनवर्स में निकाला। तो इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा, हमने पढ़ा है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी होता है। 1 एटीएम कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी होता है ना। तो 0.4 मिलीमीटर ऑफ एच जी कितना एटीएम होगा, कितना हो जाएगा, 0.4 अपॉन 760, अच्छा मिलीमीटर एच जी इंटू सेकेंड इनवर्स भी तो है ना ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर ऑफ एच जी, इसकी यूनिट तो आ गई मिलीमीटर ऑफ एच जी, सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट क्या हो गई, मिलीमीटर ऑफ एच जी, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, 1 एटीएम से, तो 1 एटीएम, मिलीमीटर ऑफ एच जी से मिलीमीटर ऑफ एच जी गया, तो बचा क्या, बचा 0.4 अपॉन 760 सेकेंड इनवर्स इंटू एटीएम, तो क्या बचा, एटीएम इंटू सेकेंड इनवर्स। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एटीएम इंटू सेकेंड इनवर्स में। तो ये तो था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोला आपको, यहां पर बोला है मोल पर लीटर पर सेकंड में भी आप वैल्यू कैलकुलेट करो। तो देखो मोल पर लीटर में कैसे कैलकुलेट करोगे, इससे आप स्क्रीनशॉट मार लेना, मैं आगे मूव कर रहा हूं। देखो अब पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड में बोला, मतलब कि कंसंट्रेशन की बात की है। तो इसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ऑफ NO2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विथ रेस्पेक्टिव टाइम और डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्री, ये हो जाएगा। अब देखो, अब हमें कंसंट्रेशन चेक करनी है, ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकंड निकालना, मतलब कंसंट्रेशन चेक करनी है। NO को क्या लिख सकता हूं मैं, ये क्या है, इसका NO का मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ NO। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम कंसंट्रेशन ऑफ NO की बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि भाई P इज इक्वल टू CRT से अगर कंसंट्रेशन ऑफ NO लिख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ NO, और इंटू यहां पर क्या चल रहा है, RT चल रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO यहां से देखो निकालो तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड डिवाइडेड बाई RT होगा ये। इसको उठाओ, यहां पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी ऑफ प्रेशर ऑफ NO डिवाइडेड बाई RT होल अपॉन में 2 इंटू dt। ROT को बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आएगी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, कितना है 300 केल्विन, R ऑलरेडी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो दोनों को बाहर निकालो। ये हो जाएगा -1 अपॉन RT इंटू डी ऑफ NO, सॉरी डी ऑफ PNO डिवाइडेड बाई 2 इंटू dt हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, इसको देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी। इसकी वैल्यू हमने अभी कितनी कैलकुलेट की थी, हमने कैलकुलेट की थी 0.4 ATM पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 760 कैलकुलेट की थी इसकी पूरे की वैल्यू। अपॉन में क्या है अभी, अपॉन में RT, बताओ R की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। बस इसे पूरे को सॉल्व कर लो, इसकी यूनिट हो जाएगी ATM पर लीटर, सॉरी ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। और टेम्परेचर क्या हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी। तो देखो केल्विन इनवर्स से केल्विन तो गया, ठीक है, इसकी यूनिट कैंसिल हो गई, केल्विन से केल्विन गया, ATM से ATM किया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा आपका मोल इनवर्स से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो 0.4 मोल, लीटर की पावर क्या प्लस 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस 1 हो जाएगी, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन 760 इंटू, इसे सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 24.63, ठीक है। चलो इसे सॉल्व कर लेना, यहां पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको सिर्फ यूनिट सॉल्व करना सिखा दी कि यूनिट कैसे सॉल्व करते हो आप। तो ये था आपका न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द गैसियस रिएक्शन, जहां पर हम प्रेशर की टर्म्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। प्रेशर के टर्म्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इवन हमने ये भी सीखा यहां पर कि कैसे हम प्रेशर की वैल्यू जब हमारे पास गिवन होती है तब हम कैसे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर पर सेकंड में आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने वो चीज भी यहां पर चेक कर ली, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कीजिए बेटा, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, देखो इसे रफ करते हैं और आगे मूव करते हैं अब, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो
अब जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। टॉपिक का नेम है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो जल्दी से नोट कीजिए टॉपिक का नेम लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो तो क्या कहता है आपका ये लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए ये टॉपिक जो मैं सिखा रहा हूं अभी लॉ ऑफ मास एक्शन, ये अभी से आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से समझ जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे चल के इस चैप्टर में बहुत जगह यूज आने वाला है। ठीक है, तो समझ जाना इस टॉपिक को एक ही बार में, लॉ ऑफ मास एक्शन। और क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो डायरेक्ट डेफिनेशन से बात करते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, the rate of chemical reaction is directly proportional to the active mass of reactant and raised to the power their stoichiometric coefficient। ठीक है, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये जो मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी है थोड़ी टफ लग रही होगी लेकिन है बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, जैसे कोई रिएक्शन है जैसे N1A प्लस N2B गिव्स N3C। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है N3C, तो इस रिएक्शन की जो रेट है, इस रिएक्शन की जो आप रेट लिखोगे तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब एक्टिव मास क्या है, ये एक्टिव मास का मतलब समझ लेना। एक्टिव मास का मतलब वो मास जो रिएक्शन में पार्ट लेता है, रिएक्टेंट का वो मास जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, एक्चुअल में रिएक्शन में पार्ट ले रहा है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, उसका एक्टिव मास कहते हो। एक्टिव मास दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है एक्वस के लिए और एक हो सकता है गैस के लिए। देखो सॉलिड का एक्टिव मास तो हम 1 मान के चलते हैं, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में सीख चुके हैं, और ठीक है आयनिक इक्विलिब्रियम में सीख चुके हैं कि एक्टिव मास फॉर द सॉलिड क्या होता है, हमेशा 1 होता है। एक्टिव मास फॉर द एक्वस और गैस के लिए, एक्वस अगर सॉल्यूशन है तो एक्वस का जो मास होता है, जो इसकी कंसंट्रेशन होती है, उसे हम किस में मेजर करते हैं, ऑब्वियसली बात है मोलरिटी में मेजर करते हो। आप किस में मेजर करते हो, मोलरिटी में। तो एक्टिव मास फॉर द एक्वस क्या हो जाएगी, उसकी मोलरिटी हो जाएगी या फिर उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, या फिर उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। गैस का अगर एक्टिव मास पूछे तो गैस का एक्टिव मास किस में मेजर करते हैं, हम प्रेशर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, प्रेशर में मेजर करते हैं। तो क्लियर हो गया एक्टिव मास क्या होगा। एक्टिव मास फॉर द सॉलिड तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपको पता है सॉलिड की एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि सॉलिड का हम एक्टिव मास कंसीडर नहीं करते हैं, उसकी यूनिट मान के चलते हैं। तो एक्टिव मास फॉर द सॉलिड के लिए यूनिटी हो जाएगी, एक्टिव मास फॉर द एक्वस के लिए उसकी कंसंट्रेशन मतलब कि मोलरिटी हो जाएगी, एक्टिव मास फॉर द गैस के लिए उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब वापस आते हैं इस पे, क्या था, according to the law of mass action the rate of chemical reaction is directly proportional to the active mass of reactant। reactant कौन है, A और B, तो reactant का active mass मतलब कि उसकी concentration, A की concentration into B की active mass of reactant, अच्छा directly proportional to the यहां पर लिखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, proportional to the product of active mass of reactant and raised to the power their stoichiometric coefficient। बताओ A की stoichiometry कितनी है, n1, तो पावर में क्या लिखूंगा, n1। B की stoichiometry कितनी है, n2, तो पावर में क्या लिखूंगा, n2। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट यूज करते हो जिसे कहते हैं हम रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। किससे? के से। ये जो के है मेरा वो कौन है? रेट कांस्टेंट है। क्लियर है क्या? आज के बाद याद रखना, अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने की बात होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने की बात करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। समझ में आती बात? अच्छा, इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो इस तरह से रेट निकालनी है, और जो हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो पहले वाला जो हमने पढ़ा, दोनों सेम ही है, दोनों अलग चीज नहीं है। सेम मतलब कि इन द सेंस, जैसे कि मेरा वेट अगर 70 केजी है, मेरा वेट 70 केजी है, ठीक है, तो चाहे आप किसी भी मेथड से मेरा वेट कैलकुलेट करो, वो आएगा 70 केजी, वो अलग नहीं आएगा। तो इस रिएक्शन की रेट चाहे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कैलकुलेट करो, चाहे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी थी उससे कैलकुलेट करो, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? एक्यूरेट रहेगी। आपकी वैल्यू हमेशा एक्यूरेट रहेगी। ये चीज दिमाग में रखना, कोई अलग चीज नहीं है, बस मेथड है, एक मेथड है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। जहां पर आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना कि चाहे आप इस रिएक्शन की रेट लॉ ऑफ मास एक्शन से निकालो, चाहे इस रिएक्शन की रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी है वहां से कैलकुलेट करो, एक्यूरेट वैल्यू आएगी दोनों में, बस मेथड डिफरेंट है लेकिन वैल्यू क्या आएगी? हमेशा एक्यूरेट आएगी। अच्छा, ये चीज क्लियर होती है? वापस समझा देता हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन की अगर आपको रेट लिखनी है तो रेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन प्रोडक्ट ऑफ द दैट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट देयर विथ देयर एक्टिव मासेस, ठीक है, इन रिएक्टेंट का एक्टिव मास का प्रोडक्ट, और रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते हो जिससे क्या बोलते हो आप? रेट कांस्टेंट। इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है रेट कांस्टेंट का, ध्यान रखना। मैं सिखाऊंगा आगे रेट कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसमें वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं हर चीज सिखाऊंगा। लेकिन अभी आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए इससे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। चलिए नोट कर लिया? देखो अब आगे मूव करते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे एक और टॉपिक है, उसी को समझ लेते हैं। देखो टॉपिक क्या है नेक्स्ट बेटा? रेट लो और रेट एक्सप्रेशन। देखना, रेट लो और रेट एक्सप्रेशन। अब जो हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं उसके लिए एक रेट लो होता है। ये जो रेट लो होता है ना बेटा, ये तो ऑन द बेसिस, ये बेस्ड है, ध्यान से देखना, रेट लो इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो हमने रेट लो हम बात कर रहे हैं, ये रेट लो क्या होता है? कंप्लीटली बेस्ड होता है लॉ ऑफ मास एक्शन पे। मतलब कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है ना, उसी तरह से इसको लिखा जाता है। जैसे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसी तरह से यहां पर रेट लो लिखा जाता है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहां पर रेट लो को जब आपको कैलकुलेट करना होता है, रेट लो is determined by experimental determination, या फिर लिख सकते हो रेट लो ऑफ रिएक्शन इज, या फिर लिख सकते हैं हम, चलो, रेट लो ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड या फिर एक्सप्रेस्ड, कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन।
अब ऐसा क्यों बोला मैंने, ध्यान से समझना कि जो लो ऑफ मास एक्शन है ना, लो ऑफ मास एक्शन कैसे लिखा था हमने, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए टू द पावर n1 एंड b टू द पावर n2। तो यहां पर जो स्टोइकियोमेट्री थी ना, वो तो हमने रिएक्शन में से डायरेक्ट देख के लिख ली। रिएक्शन कैसी थी हमारी, n1a प्लस n2b गिव्स n3c था, मतलब कि रिएक्टेंट की जो स्टोइकियोमेट्री थी वो यहां से डायरेक्ट देख के हमने लिख ली। तो लो ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि भाई जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट विद देयर एक्टिव मासेस रेज़ टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो लो ऑफ मास एक्शन सही है, उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा रेट लो। लेकिन रेट लो ये कहता है अगर इसी रिएक्शन का आपको रेट लो लिखना है, रेट लिखनी है, तो रेट क्या होगी, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि जो रेट लो होती है, किसी भी रिएक्शन का रेट अगर निकालना है हमें, तो रेट निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा की जरूरत पड़ेगी, हमें एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करने हैं, ये आपको वो खुद गिवन देगा वैल्यू सारी, लेकिन हमें ये समझनी है कि क्यों हमें एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की जरूरत है। उसको मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक टॉपिक की जरूरत है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। बस अभी आप इतना सा समझना, वापस मैं बोल रहा हूं कि जो रेट लो होता है ये बेस तो होता है लो ऑफ मास एक्शन के, लेकिन इस रेट लो को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा की जरूरत होती है। उस एक्सपेरिमेंटल डाटा से आप इस x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। जो यहां पर हम स्टोइकियोमेट्री डायरेक्ट उठा के लिख रहे थे n1 और स्टोइकियोमेट्री यहां पर n2 लिखी, वो डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री हम यहां पर इससे रेट लो नहीं लिख सकते। ये जो x और y है, इस x और y का मतलब क्या होता है, x का तो मतलब होता है बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, या फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, और y का मतलब होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी। समझना, ऑर्डर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ऑर्डर की बात हम तब करेंगे। बस अभी इतना समझना कि जो x होता है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए होता है, a की रेस्पेक्ट में इसकी ऑर्डर और b की रेस्पेक्ट में इसकी ऑर्डर क्या है, y है। इन दोनों की वैल्यू x और y की वैल्यू आप डायरेक्ट रिएक्शन में से देखकर नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, इसका रीजन भी मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। बस अभी इतना सा समझ जाना कि इनकी जो वैल्यू है x और y की, आप डायरेक्ट रिएक्शन में से देखकर नहीं लिख सकते हो। इसलिए कहते हैं कि जो रेट लो है वो बेस तो है लो ऑफ मास एक्शन के, लेकिन उससे कैलकुलेट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा की जरूरत पड़ती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए आपको कि रेट लो बेस तो है लो ऑफ मास एक्शन के, इसके ऊपर बेस है, इसे को देख के लिख रहे हैं, देखो सेम सेम है, बस फर्क कहां है कि इसको जब कैलकुलेट करना होता है रेट लो को, तब हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो x और y की वैल्यू है वो हम डायरेक्ट रिएक्शन में से देखकर नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन से देख के नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, इसका रीजन मैं आपको आगे चलकर आपको समझाऊंगा। बस आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी रेट लो की। अच्छा, एक और चीज होती है यहां पर ये जो k होता है, ये k क्या होता है बेटा, रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, रेट लो कांस्टेंट होता है, फिर रेट कांस्टेंट आप डायरेक्ट बोल दो, इससे चलेगा, ठीक है। ये जो क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। अच्छा, एक और चीज होती है यहां पर एक टर्म आती है स्पेसिफिक रेट, एक टर्म आती है देखो स्पेसिफिक रेट। देखो स्पेसिफिक रेट क्या होता है, अब देखो, जब इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is unity, if concentration of reactant is unity, then the rate of reaction are called specific rate, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, मतलब कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तब उससे क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक रेट कहते हैं। मतलब कि R इज इक्वल टू क्या था, K इंटू
ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर वाई। तो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी है, यूनिट हो चुकी है 1 हो चुकी है। तब आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर हो जाएगा के इक्वल। तब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट। सिंपल सा मतलब है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, के, और इस आर को जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे क्या बोलोगे आप, स्पेसिफिक रेट बोलोगे। बस इतना सा मीनिंग है। तो आई होप ये टर्म भी आपको क्लियर होगी। चलो तो देखो बेटा, आज हमने क्या सीखा, हमने एक गैसियस रिएक्शन को, एक गैसियस रिएक्शन में कैसे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसे प्रेशर की टर्म में उसे मेजर कर सकते हैं, वो मैंने आपको सिखाया। आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही टॉपिक था। उसके बाद हमने लॉ ऑफ मास एक्शन सीखा है। लॉ ऑफ मास एक्शन आई होप आपको क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना कि आपको लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आया या नहीं आया। क्यों मैं पूछ रहा हूं ऐसा, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर ही हमारा क्या बेस्ड है, रेट लॉ बेस्ड है। और इस रेट लॉ को सॉल्व करने के लिए, इस रेट लॉ को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा की जरूरत होती है। वो क्यों होती है उसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के